अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और PMLN ने हुकूमत की माशी पॉलिसी को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक गाली सुनने पर वॉकआउट भी कर दिया, जिसमें अपोजिशन ने इनका साथ दिया। नाजरीन, 30 जनवरी को वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एक और मिनी बजट लाने का ऐलान किया है, पर बकौल इनके खुशखबरी ये है कि इस बजट में नए टैक्सेस नहीं लगेंगे। जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीजंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते। इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा। कि लोड शेडिंग हो रही है तो वो इस हुकूमत की बदतरीन गफलत, नातजुर्बाकारी और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, ये उसकी वजह से है। अब देखिए कि ये जो 3 प्रोजेक्ट्स लगे हैं 3600 मेगावाट के, ये आधी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। क्यों? कि उनको गैस अवेलेबल नहीं, और जो तेल पर, फर्नेस ऑयल पर जो बिजली पैदा की जा रही है वो 4000 मेगावाट, और कई गुना उसकी कीमत, उसकी पैदावार की कीमत कई गुना गैस के मुकाबले में ज्यादा। वो पुराने, वो फरसूदा, वो जो मंसूबे हैं जेनकोस के। अब आप बताइए जनाब स्पीकर, इस तरह की अगर बदतरीन गफलत होगी तो फिर अवाम के ऊपर जो महंगाई का और अवाम के ऊपर जो बेरोजगारी का जो पहाड़ जो तोड़े जा रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? नाजरीन, आज नून लीग अपोजिशन की बड़ी जमात को कुछ अदालती रिलीफ भी मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की रिहाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सज़ा मुअत्तली को बरकरार रखा। याद रहे कि नैब ने इस सज़ा मुअत्तली पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसले में कहा कि नैब ने जमानत ख़त्म करने के लिए कोई मौसर ग्राउंड नहीं दिया। नाजरीन, सऊदी अरब, मुत्तहद अरब अमारात और चीन से कर्जे मिलने जो थे वो तय पाए हैं, जिसमें से तकरीबन $2 बिलियन सऊदी अरब से आ गए हैं, और गैर सरकारी तौर पर 1 जनवरी को बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फॉर्मूला है वो भी बना दिया गया है। और वो क्या है एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। पर इसके बावजूद अवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। गवर्नमेंट का काम है रिलीफ देना। अब गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। पे जो इमरान खान आया है, इससे कुछ तवक्कुआत है कि रिलीफ देगा, लेकिन इस वक्त उसके पास खजाना खाली है। जो पहले आए वो लूट के ले गए। गैस बिजली की बहुत ज़्यादा टेंशन है, सब गैस बिजली से परेशान है। पहले तो बिजली की लोड शेडिंग थी, अब तो गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कहीं भी गैस की सहूलत नहीं है। यार, जब से ये PTI की गवर्नमेंट आई है तो ये बिजली और गैस का थोड़ा मसला पैदा हुआ है। इस सर्दी में गैस का प्रेशर काफ़ी कम है। गैस बिल आते हैं, गैस नहीं आते हैं। बिजली का बिल आते हैं, बिजली नहीं आते। 24 घंटे के 8 घंटे बिजली है, बाकी घंटे बिजली नहीं है। महंगाई जो है ना हद से ज़्यादा ऊपर जा रही है। ये हुकूमत आई ना, या तो गरीबों को एक बार जहर दे दे, तो या फिर कुछ इनका सोचें। बस मैं तो यही कहूँगी। सामान वगैरह लेने के लिए, परचेज करने के लिए हम जब जाते हैं तो पहले तकरीबन 50% ज़्यादा बढ़ गए हैं रेट। 145 रुपये का डॉलर है। मेरा एल्युमिनियम स्टील का काम है, लेकिन वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमने बोला था कि तब्दीली आएगी बलोचिस्तान के लिए। ये तो पिछली हुकूमत ज़्यादा गई गुजरी और ज़्यादा गैस में लोड शेडिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह से इमरान खान ने ऐसी तब्दीली लाई है कि जो गैस जो तो था, जो एक तो उसका प्रेशर भी उन्होंने कम कर दिया, ऊपर से डबल के ट्रिपल मीटर वगैरह चेंज करके उन्होंने बिल वगैरह कर दिए हैं। हर चीज़ महंगी है भाई, कोई चीज़ सस्ती है नहीं। दाल से लेके चीनी तक, चीनी से लेके पेट्रोल तक, पेट्रोल से लेके CNG तक, कोई चीज़ सस्ती नहीं। हाँ, खाने पीने में भी है महंगाई। रोटी तो वैसे ही 10 रुपये है, लेकिन जो सालन लेते वो तकरीबन 80-90 रुपये की प्लेट मिलती है। हर चीज़ महंगी हो गई है। आप चाय का कप देख लें, आप चाय से स्टार्ट कर लें, आप बिस्कुट से स्टार्ट कर लें। जो कप 15 रुपये का, 10 रुपये का मिलता था, आज वो 25 और 30 रुपये का मिल रहा है। तो ये महंगाई नहीं हुई तो और क्या हुआ ये? नाज़रीन, इस बेयकीनी की सूरत हाल से निकलने के लिए क्या हुकूमत के पास IMF के अलावा कोई और रास्ता है?
हमें ज्वाइन करेंगे कैसर अहमद शेख साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप MNA हैं, साबिक चेयरमैन है कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए फाइनेंस, रेवेन्यू और इकोनॉमिक अफेयर्स के। सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेट कमेटी कॉमर्स और टेक्सटाइल्स के एक अहम मेंबर हैं। हमें ज्वाइन करेंगे इधर स्टूडियोज़ के अंदर आबिद सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनका अपना एक NGO है और पॉलिसी इंस्टीट्यूट के नाम से, और मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मईशत के ऊपर लिखते हैं और आप सब इनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नुमान वज़ीर खटक साहब आपके पास आऊँगी, इसलिए चूँकि अब जो हुकूमत ने अनाउंस किया है 6 महीने से कम उन्होंने एक दूसरा मिनी बजट अनाउंस कर दिया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब गवर्नमेंट टेक ओवर की उस वक्त आपको ही पता है कि क्या हालात थे। आपका जो सर्कुलर डेट था 1200 बिलियन का था, जो फिस्कल डेफिसिट था तकरीबन 2700 अरब का, 2700 बिलियन का फिस्कल डेफिसिट था। इस तरह जो आपकी सुई गैस में लॉसेस थे 186 बिलियन वो थे। तो ओवरऑल जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज थे वो भी 1200 बिलियन लॉस कर रहे थे। PIA स्टेट स्टील मिल हो गया, सारे ये लॉस कर रहे। तो ये तो सिचुएशन थी। और ऊपर से जितनी भी ग्रोथ जो हो रही थी वो एक डेट बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ थी। डेट था और कंजम्पशन ग्रोथ थी। जो व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि हमने डेट बेस्ड ग्रोथ नहीं करनी, ये हमने सेल्फ रेवेन्यू जनरेट करना है, अपना टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है। जो कोशिश की कि 8 लाख से 14 लाख हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे इसको और भी ज़्यादा किया जाएगा। तो टैक्स बेस को ब्रॉडन करना, सेल्फ रेवेन्यू जनरेट करना और उससे ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ करना, कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ नहीं, अपनी खुद इंडस्ट्रियल ग्रोथ या सर्विस सेक्टर को ग्रो करना जिसके लोगों को रोज़गार भी मिले। ये एक स्ट्रेटजी थी जिसके मुताबिक हम करना आगे चल रहे थे। इसको सब कुछ को करने के लिए आपका ख़जाना खाली था। PSDP जो हमने कोई 800 बिलियन का था उसको कट डाउन करके 550 बिलियन किया, क्योंकि पैसा ही नहीं था। अगर आप कर्ज लेकर चलाना चाहते तो हम वो चाह नहीं रहते। कुछ हद तक कर्ज लेना भी पड़ा, क्योंकि आपने डेट सर्विसिंग करनी थी, उसके लिए हमने डेट सर्विसिंग के लिए कर्ज लिया। लेकिन ओवरऑल ये सोच थी कि हमने अपनी चादर के मुताबिक काम करना है। इसके लिए हमारी ग्रोथ को भी इफेक्ट होगा। ग्रोथ मेरे अपने पर्सनल ख्याल में अगर इस साल हम कोई 4.5% भी कर गए तो बहुत कलामी माफ। नुमान वज़ीर खटक साहब ये बताइए कि मिनी बजट लाने की क्या जरूरत पड़ी? 6 महीने भी हुए हैं, पहला बजट आप लेके आए, फिर 6 महीने से कम आप दूसरा मिनी बजट ले आए। एक तो ये चीज़ इस तरह है ना कि जी हम जो टैक्स करेंगे, हम जो रिच सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी है उसको टैक्स करेंगे। तो सारे जो मालदार लोग जो चीज़ें ख़रीदते हैं उस पर हमने टैक्स लगाए। लेकिन जो गरीबों का जो चीज़ है, यानी रोटी, आटा, गैस भी जो जिसका 2000 से कम बिजली का गैस का बिल आता है उसको वैसे ही आएगा। लेकिन जो मालदार आदमी जिसका 30,000 या 40,000 घर का बिल आता था वो आपको तकरीबन 1.5 लाख में चला जाएगा। सो वी हैव इंटेंशनली प्लान्ड, ये प्रिंसिपल सोच ये है कि टैक्स द रिच एंड सब्सिडाइज फॉर द पोर। सब्सिडाइज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, वी गेट योर पॉइंट। तो कम से कम ये प्लान था, इज व्हाट यू आर सेइंग। खुर्रम हुसैन साहब, योर टेक ऑन इट। शहरी रहमान साहिबा ने तो ये कह दिया है कि ये मिनी बजट इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि ये IMF की कंडीशंस के तहत जो है मामला आगे बढ़ा सकें। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे तो लग रहा है कि दे आर मेकिंग थिंग्स अप एज दे गो, मुनीज़, कि ये मिनी बजट पहले एक लेके आए सितंबर में, उससे काफ़ी हुआ नहीं। जो भी संभालना चाह रहे थे ये लोग फिस्कल हालात को, दिसंबर के महीने में भी हमने देखा है कि लगभग कोई 170 अरब रुपए की रेवेन्यू शॉर्टफॉल मज़ीद एक और आ गई है। उससे पहले ही इन्होंने बात शुरू कर दी थी कि एक मिनी बजट और आना होगा। गवर्नमेंट बोरोइंग जो है वो भी चढ़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट के टी-बिल ऑक्शंस में बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इनको अभी एक सीरियस रेवेन्यू क्रंच भी आ रहा है और उसके साथ साथ काफ़ी सीरियस किस्म की इनको बोरोइंग जो कर रहे हैं उसमें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और लेकिन ऑन द अदर साइड, एक्सपेंडिचर साइड पे कोई ख़ास इनको कमी करने की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही, बिकॉज ज़्यादातर जो आपकी स्पेंडिंग है वो करंट एक्सपेंडिचर्स में आती है, यानी कि डेट सर्विसिंग, डिफेंस। और ऊपर से प्रेशर इनके ऊपर इतना है कि अभी इन्होंने जैसे 26 अरब रुपए की एक सब्सिडी अनाउंस कर दी है एक्सपोर्टर्स के लिए फॉर गैस। अब ये एक नहायत ही अनसस्टेनेबल पॉलिसी है, इस तरह ये लोग चला नहीं सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करेंगे, गैस को सब्सिडाइज गैस दे के,
तो ये तो कोई वो एक्सपोर्ट्स का इजाफा नहीं होगा इससे, और नंबर 2 जो भी इजाफा होगा वो आपका फिस्कल डेफिसिट खा जाएगा दूसरी साइड से। तो इनको अभी तक कोई खास एक पॉलिसी डायरेक्शन इनसे पकड़ी नहीं जा रही है। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस सिरा कहाँ से पकड़े पूरे मईशत के जो मामलात इनके सामने खड़े हुए हैं। और पहले एक बजट अनाउंस किया, उसके बाद थोड़ा सा फंबल थ्रू किया, और फिर अब आके दूसरा बजट अनाउंस कर रहे हैं। और मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग सरप्राइज नहीं हूँगा अगर जून से पहले एक हम लोग मजीद और मिनी बजट की अनाउंसमेंट सुनने लग जाए। अच्छा मुनीसा, ठीक है। आबिद सुलेरी साहब, जिस तरह के खुर्रम हुसैन साहब कह रहे हैं कि देखिए दे आर फम्बलिंग थ्रू एंड दे आर मेकिंग थिंग्स एज दे गो अलोंग, ये बताइए कि ये दुरुस्त एक तरीके से आपके ऊपर तनकीद है, चूँकि आप भी इकनॉमिक काउंसिल के अंदर एक एडवाइज़र हैं और आपका काफ़ी तजुर्बा है इस फील्ड के अंदर। जी, यकीनन एडवाइज़र होना, हुकूमत का हिस्सा होना, ये पार्टी का हिस्सा होना, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि एक स्ट्रेटजी जो है वो तो नज़र आती है इस वक्त, उसको कम्युनिकेट हुकूमत नहीं कर पा रही, ये एक अलग चीज़ है। देखिए, शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रेटजी थी वो थी बैलेंस ऑफ पेमेंट को किसी तरीके से मैनेज करना, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने देखा कि तकरीबन $8 बिलियन तक का जो इंतज़ाम है प्लेजेस की शक्ल में, और वो आ भी रहा है सऊदीया से, चाइना से, यूएई से, वो हो गया। और फाइनेंशियल ईयर में यही इस हुकूमत को चाहिए था, और यही वजह है कि अभी तक IMF के पास जाना या ना जाना जो है उस पर ताख़ीर की जा रही है, चूँकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बंदोबस्त। क्या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं कि IMF के पास आपको ना जाना पड़े? यकीनी तौर पर जाना चाहिए हमें, और अगले माली साल में जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अगर हम स्कूप बॉन्ड्स अपने फ्लोट करना चाह रहे हैं, अपने इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम डेट के लिए जाना चाह रहे हैं, ये अपने यूरो बॉन्ड, डॉलर बॉन्ड या ओवरसीज़ बॉन्ड, तो IMF का एक लेटर ऑफ कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके मार्कअप को कम कर देता है, वरना उस पर बहुत ज़्यादा आपको मार्कअप देना पड़ेगा। इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारे जो ताल्लुकात होंगे, या वर्ल्ड बैंक के साथ जो एंगेजमेंट है, उसके लिए भी वो लेटर ऑफ कंफर्ट IMF का बेसिकली आपकी इकोनॉमी पे थोड़ी सी अश्योरिटी की मोहर होता है। तो जो इकोनॉमीज उस पर जा रही होती हैं उसको वो लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाता है, वरना उसका रिस्क मार्केट फैक्टर बहुत हाई हो जाता है। तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन इस वक्त IMF के पास जाना इसलिए मजबूरी नहीं कि इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का बंदोबस्त हो चुका है इस माली साल, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस माली साल के लिए। ठीक है कैसर साहब, ये एक वैलिड उनका पॉइंट है। वो कहते हैं कि जी हमने अपने जो दोस्ताना ममालिक हैं उनसे हमने ले लिया है, लोन्स ले लिए हैं, तो हमें अब IMF के पास जाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और IMF की कंडीशंस ये बताते हैं कि बड़े सख्त होंगे, उससे महंगाई ज़्यादा होगी, तो फिर सही तरीके से तो चल रही है मईशत। देखिए, बात यह है कि इन PTI में बड़े काबिल लोग हैं। अच्छा। उमर अयूब ने भी मेरे साथ काम किया है, हमारे फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन रहे। असद उमर ने भी मेरे साथ काम किया है फाइनेंस कमेटी में 3 साल। और इसी तरह हमाद अज़हर हैं, वो भी मुख्तलिफ बिजनेस से उनका तल्लक है, लेकिन इनका होमवर्क नहीं है। इन्होंने वावेला तो मचाया जी कि हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा कर्ज़ ले रही है, और ये बार बार ये कहते रहे आपके प्रोग्रामों में कि हर जो बच्चा नया पैदा होगा वो 1,25,000 या 1,20,000 का मकरूज़ होगा। हालांकि उनको ये समझ नहीं आती, कर्ज के बगैर देखिए ना, अभी खुद इनको कर्ज लेना पड़ रहा है, और आते ही $2 बिलियन का या उससे ज़्यादा का कर्ज ले चुके हैं। और ये जो ले रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि दोस्त मुल्कों से, तो दोस्त मुल्कों से कर्ज जो है वो बिल्कुल ठीक है, और IMF से गलत है। IMF तो एक कम रेट पे, जैसे कि सुलेरी साहब ने कहा, जब तक आप IMF की मोहर नहीं लगवाएं, एक दुनिया में देखें ना, एक बैंकर है, मेरे कारोबार को कोई मुश्किल पेश आ जाए, मैं अपने करीबी तरीन दोस्तों के पास जाऊँगा, मुझे कर्ज दे दें, एक बार जाऊँगा, 2 बार जाऊँगा, और मेरा इज्जत नफ्स भी नहीं रहेगी, मैं उनसे मांग रहा हूँ। और एक बैंक के पास जाऊँगा तो मेरे बेहतर टर्म्स पे मैं उनसे ले सकूँगा। अभी तक इन्होंने ये डिसाइड, देखे ना, IMF के पास जाना ही जाना है, हर इकोनॉमिस्ट इनके जा रहा है। आपकी तजवीज़ क्या है कि जल्दी जाना चाहिए? लाजमी, अभी तक इन्होंने इनको तो हर सूरत में, देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे तय करना, ये तो एक हुकूमत का काम था कि नेगोशिएट ठीक तरह करते, लेकिन ना जाने से जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, ये पता ही नहीं है, बाहर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, कर्ज लेने से ज़्यादा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करना था, ताकि एक वक्त था कि पाकिस्तान में $8 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। मुश्किल होगा, वो तो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी है। मुश्किल नहीं है। अगर अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, अगर ये अभी जो इन्होंने शेयर मार्केट में, इतना आसान होता तो आप कर लेते, तो मैं नहीं कर रहे ना, आसान होता, बता तो रहे हैं, इनको करके तो देखें ना। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट की हमारी एक वक्त था कि 53,000 था, बाहर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अभी इन्होंने टैक्स कर दिया, एक तो
वैसे कॉर्पोरेट टैक्स है शेयर मार्केट, और फिर जो शेयर होल्डर के पास इंडिविजुअल इनकम जा उसको अलग टैक्स कर रहे हैं। तो दुनिया में देखिए आखिर इंडिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पाकिस्तान एक वक्त 8 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा था बगैर किसी सूद के, कर्ज के। तो ये अभी बेहतर करें ना, और मार्केटों को वैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट को बेहतर बनाएं, अपने टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर करें, अपने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसियों को बेहतर बहुत करें। अहम नुक्ते आपने उठाए हैं। नुमान वजीर खट्टक साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक पहले तो हम जो लोन ले रहे हैं ना, हम जो ग्रोथ चाह रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि हमारी वो ग्रोथ 5.2, 5.8% जो पहले हो रही थी, या जो विंडो ड्रेस ग्रोथ जो भी थी, वो रेस्ट अश्योर्ड वो ग्रोथ नहीं होनी, इस साल एटलीस्ट नहीं होनी, अगले सालों में ये बेहतर हुई है हमारी। नहीं, मगर सवाल ये है कि जो लोन्स आपने इतने भारी लिए हैं, इनको आप अदा कैसे करेंगे वापस? नहीं, मैं आपको ये कहता हूँ, देखिए हमने लोन लिए हैं टू सर्विस लोन, हमने ग्रोथ लोन से ग्रोथ नहीं करनी। ये हमारा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम वी डोंट वांट टू हैव अ डेट बेस्ड ग्रोथ जो पहले हो रहा था, जिसने इतना हमारे पर लोन जो हमारा फिजिकल डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट जो था 60% का, वी वेंट अप टू 72%, उसको हमने वायलेट किया, उसको हमने कर्टेल करना है। लोन सिर्फ टू सर्विस लोन ले रहे हैं, तो ये जो इसकी बात होती है कि ये इट्स नॉट अ डेट बेस्ड ग्रोथ। दूसरा, आपने IMF की बात की, IMF के लिए हम दैट इज़, जब भी आप किसी से नेगोशिएट करते हैं, यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से हमने आप जो देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन लिया, या हमें सप्लायर्स क्रेडिट मिला 1 साल का, चाइना ने भी दिया, सऊदीया ने भी दिया, UAE से भी ऐसे आ जाएगा। तो ये सारा हमें जो मिला, तो दिस इज़ जस्ट अ ब्रीदर स्पेस टू आप नेगोशिएट करना IMF के साथ। IMF के एग्री, IMF का आपके ठप्पा लग जाते हैं, तो फिर आप सुकूक मार्केट या किसी और में जाते हैं, तो एक ठप्पा लगा होता है कि जी आपकी जो नुमान वजीर साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इन्होंने भी कर्जा लिया, आपने भी कर्जा लिया, इसमें मुख्तलिफ बात क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम एंड यू? बहुत मुख्तलिफ है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मुख्तलिफ है। उनकी जो ग्रोथ थी वो कंज्यूमर बेस्ड डेट कंज्यूमर ग्रोथ थी। हम ग्रोथ ये नहीं चाह रहे कि हम ये बाहर के मुल्कों से चीज़ें लेकर और डेट क्रिएट करें, हम तो सिर्फ ये जो लोन ले रहे हैं टू सर्विस द डेट। अच्छा, नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने एक अहम नुक्ता उठाया है। जी कैसे साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, कोई इंपोर्ट कम हो गई, ये कहते हैं जी हमारी कंज्यूमर से ग्रोथ थी। ग्रोथ तो देखिए ग्रोथ है, उससे आपको रोज़गार मिलेगा, उससे आपके लोगों में पैसा जाएगा, जिसकी ट्रिकल डाउन इकानमी होगी। मुझे ये बता दीजिए ना कि क्या कोई इंपोर्ट कम कर लिया इन्होंने या कोई एक्सपोर्ट? देखिए ना, 25% बाद में आएंगे। जो इन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया है, खुर्रम हुसैन साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आप इंडिपेंडेंट हैं, ये बताइए कि इनका ये कह देना कि हम जो इस बार कर्जा ले रहे हैं वो दूसरे कर्जों को सर्विस करने के लिए ले रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए नहीं ले रहे, और हम जो ये टाइम ले रहे हैं IMF से, उससे जो हमारी उनके साथ कंडीशंस होंगी वो इतनी हार्श नहीं होंगी जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये एक सही जवाब है लोन्स लेने का? मुनीसे, जो पाकिस्तान ने 2013 में IMF का प्रोग्राम लिया था, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसको कहते हैं, वो भी पुराने कर्जों को उतारने के लिए ही लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो 2008 में हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत पैसे लिए थे IMF से, उनकी अदायगी के लिए 2013 में एक और प्रोग्राम साइन हुआ था बेसिकली। तो ये वही वाली स्टोरी दोबारा एक तो रिपीट होती हुई नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास चंद दोस्तों से चंद अरब डॉलर आज आ गए हैं आपकी तिजोरी में, तो इसका ये नहीं मतलब कि आपकी बार्गेनिंग पोजीशन IMF के साथ मजबूत हो गई है। IMF इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जब आपकी पोजीशन देखेंगे तो वो ये नहीं देखते कि आपकी जेब में अभी कितने पैसे हैं, वो उनकी ख़ास एक लाइन होती है, वो देखते हैं आपकी एक्सटर्नल डेट सर्विस रीपेमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो वो पूछेंगे कि अगले साल आपने कितने कर्ज़ों की अदायगी करनी है, उसके बाद कितने, और उसके बाद कितने। ये अगले 3 साल जो भी प्रोग्राम पीरियड है उस पर ये प्रोजेक्ट की जाती है चीज़। तो अगर आज आपने कर्जे लेके अपनी पोजीशन को वक्त दिया, दैट मीन्स अगले साल या उसके अगले साल आपको वो कर्जे अदा करने पड़ेंगे, तो आपकी फ्यूचर डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो चढ़ गई हैं, तो आपकी पोजीशन मजबूत नहीं हुई।
अगर मजबूत हुई है सिर्फ वक्ती तौर पे मजबूत हुई है। और IMF फिर उसमें ये कहता है, ऐसी सिचुएशंस जब भी पास्ट में आई हैं, वो ये कहता है कि अब ये जो आपने मोमेंट एक अपने लिए छोटा सा अर्न कर लिया है, इस मोमेंट में आपने वो रिफॉर्म्स लेके आने हैं जो आपको मजबूत करेंगे ताकि आप आगे जाके ऐसी सिचुएशन में ना आए। और एक्सटर्नल साइड पे वो एक क्रिटिकल रिफॉर्म मांग रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो पब्लिकली रिपोर्ट हुई है चीज़, और वो है कि आप एक्सचेंज रेट को फ्लोट कर दें। आप उसमें इंटरवेंशन रोकते हैं, लेट द मार्केट डिसाइड द प्राइस ऑफ द रुपी इन इंटरनेशनल मार्केट्स। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गवर्नमेंट घबरा रही है, और दुरुस्त घबरा रही है, क्योंकि अगर ये कर दिया तो फिर उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लीवर, इकोनॉमी के लीवर के ऊपर कंट्रोल हट जाएगा बिल्कुल। और महंगाई बढ़ेगी खुर्रम साहब इससे? देखिए, जब भी रुपये की वैल्यू गिरती है तो महंगाई तो चढ़ती है, मेनली बिकॉज हमारी एनर्जी ज़्यादातर इम्पोर्टेड है पाकिस्तान की। अभी कोई 10 साल पहले तक हमारा 50-50 रेशियो होता था, आधी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हम लोग डोमेस्टिक गैस से मीट करते थे, बाकी आधी इंपोर्ट करते थे। अब वो रेशियो जो है वो इंक्रीज इंपोर्ट्स की तरफ जा रहा है। जैसे एनर्जी प्राइस चढ़ेगी उसी तरह डोमेस्टिक प्राइस लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट तो आएगा लाजिम। तो इससे अब घबरा रही है गवर्नमेंट, लेकिन आपकी पोजीशन आई डोंट एग्री कि मजबूत हो रही है इन डॉलर्स को बोरो करने की वजह से। आपको वक्त मिल रहा है थोड़ा, और सवाल यह है कि आप उस वक्त के साथ करेंगे क्या, ये वहां पे भी मेरी नजर है, और वहां पे नहीं। बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त के साथ आप करेंगे क्या, और ये वक्त जो है ये कितना महंगा पड़ेगा हमें। और दूसरी तरफ जो आपने एक अहम बात कही है, और ये हम हुकूमत से अब पूछेंगे कि क्या वो चाह रही है कि रुपये को कंट्रोल करे, और अगर वो कंट्रोल करती है तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आबिद सुलेरी साहब, ब्रेक से पहले खुर्रम हुसैन साहब ने कहा कि हुकूमत इससे घबरा रही है कि वो एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट ना करे, जिसका मतलब ये है कि रुपये जो है वो मार्केट को इसका फैसला करना चाहिए कि रुपये की कीमत क्या होनी चाहिए। हम उससे क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, उससे हर हुकूमत जो है वो घबराती रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि अपनी एनर्जी के लिए इम्पोर्ट डॉलर्स में जिसको पे करना होता है, अगर मार्केट में एकदम से कोई मनूवर करने आ जाए, जैसे स्पेकुलेटिव बाइंग होती है, और एकदम से डॉलर्स खरीदना शुरू कर दे और पता चले कि फ्री फ्लोट में रुपया जो है वो 160-170 रुपये पर डॉलर पे चला गया है, तो यकीनी तौर पे उस जैसी सिचुएशन जो है उससे कोई भी हुकूमत उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगी। तो थ्योरेटिकली हुकूमत अपने पास ये लीवर रखना चाह रही है कि अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जैसे उसको कंट्रोल किया जा सके। अब जाहिर है उस कंट्रोल करने के लिए अपने डॉलर होना ज़रूरी है पास। ये तो बात की बात है कि उसके वो डॉलर हो जब प्रेशर ज़्यादा आए लोग खरीदना। मैं समझ रही हूँ कि आप अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खुर्रम हुसैन साहब, डज दैट मेक सेंस टू यू? मेक सेंस टू मी। देखें, कोई भी गवर्नमेंट होएगी वो इस स्टेप से घबराएगी, और इसकी दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं, हमें जो एटलीस्ट बताया जा रहा है मुनीर, वो उनमें इतनी गहराई नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली लार्ज स्केल स्पेक्युलेटिव और मैनिपुलेटिव प्रेशर्स जो होते हैं उनको बर्दाश्त कर सके। तो लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस ये मार्केट जो है बहुत वल्नरेबल है, बहुत वीक है, और गवर्नमेंट का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें इसको ज़रूरत गवर्नमेंट को रखनी है कि कई पॉइंट्स पे जहाँ पे स्पेक्युलेटिव अटैक आ रहा है अगर रुपये के ऊपर, तो वहाँ पे हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं है, ये पिछली 30 सालों से कम से कम हर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये मौक़िफ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सुलेरी साहब, फिर सवाल ये है कि गैस की बंदिश हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम जो पाकिस्तानी है वो तो ये पूछ रहा है कि आप डेब्ट सर्विसिंग जो मर्जी करते रहें, आम इंसान को तो महंगाई कम करानी है ना, तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए, उसमें महंगाई जो है वो यकीनी तौर पे मिडिल क्लास को इस वक्त हिट कर रही होगी, अपर मिडिल क्लास को, और अपर क्लास को नहीं जी, हर किसी अपर क्लास को हिट कर रही है। इस वक्त हुकूमत की खुशकिस्मती ये है कि बैरूनी जो मंडियों में तेल की कीमत जो है वो बड़ी $80 पर बैरल है। डेप्रिसिएशन ज़रूर हुई है रुपए में, जिसकी वजह से अगर तेल की कीमत जैसे जब हुकूमत आई थी उस वक्त $80 पर बैरल थी, और अगर ये ऊपर जाती है तो अगर ये ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली एनर्जी लेड इन्फ्लेशन जो है वो आएगी। हुकूमत क्या रिलीफ मेजर्स क्या करेगी? देखिए, हुकूमत इस वक्त, अगर मैं वैसे देखूं, अभी जो आपके साथ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने भी अपने इन्फ्लेशन के शेयर किए थे कि महंगाई की शरह कितनी है। अब अगर आलू, प्याज, टमाटर महंगा हो रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि
आलू प्याज टमाटर जो है वो तो डॉलर्स में परचेज़ नहीं हो रहा, ना उस फसल के लिए अभी फर्टिलाइज़र इंपोर्टेड आई है जो कि हम कहें कि रुपया जो था वो गिर गया और उसके इनपुट जो थे वो महंगे थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत तो कम हुई ना, पेट्रोल की कीमत, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आलमी मंडियों में जब पेट्रोल की कीमत कम हुई, गो के उसके मुताबिक आप समझ रहे हैं कि हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया। बुनियादी जो जरूरियात की चीजें उनके अंदर कमी हुई है। उनके अंदर देखिए आपकी जो एनर्जी प्राइसेस है उसमें तो कमी हुई है, फ्यूल प्राइसेस में। क्यों ऐसी बात नहीं है, हमारी इंपोर्ट 60-61 बिलियन डॉलर है, उसमें 15 बिलियन डॉलर फ्यूल है। अब देखिए एडिबल ऑयल है, बहुत बड़ी इंपोर्ट, आम घी जो मंगाते हैं, हमारा तेल सारे का सारा बाहर से आता है, ये क्या आम आदमी का इस्तेमाल की नहीं है, वो उतना ही महंगा हो गया फौरी तौर पे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं ना कि लेबर की जो तनख्वाह है अभी भी 15,000 मिनिमम है। अब महंगाई इतनी ज़ोरदार, ये कह रहे हैं कि अमीर आदमी को और दरमियाने सबसे ज़्यादा हिट हुआ है गरीब आदमी, क्योंकि उसकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है। आप जब भी डिवैल्यू करते हैं 20% अपने 1.25 साल में डिवैल्यू कर दिया, 20 रुपये हमारा रुपया गिर गया डॉलर के मुकाबले में। अब इतना बुरा, और एक्सपोर्ट तो फिर बढ़ी नहीं, जिस वजह से किया गया था कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, एक्सपोर्ट तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी मार्केट को इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। हमारे वक्त में क्या था, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल अच्छी नहीं थी, कराची की सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी थी, वो बहुत अच्छी हो गई है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गई है। और पहले बिजली नहीं थी हमारे पास, एनर्जी नहीं थी कि नई इंडस्ट्री लगे। हमें चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज में 20-25 अरब डॉलर कम हो गए हैं, लोगों ने, बाहर वालों ने भी पैसा खींच लिया है। नहीं, मगर आप ये बार बार कहते हैं कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएं, तो ये कैसे लाएं इन्वेस्टमेंट? मैं तो कह रहा हूँ अट्रैक्ट, देखिए ना, स्टॉक एक्सचेंज में थी हमारी इन्वेस्टमेंट, जब हमने उसको डबल टैक्सेशन कर दिया, हमारी हुकूमत में ही हुआ, वो कम होना शुरू होगी। अब फिर ये उनको अट्रैक्टिव करें, क्या ज़रूरत है कि एक जगह कारपोरेट टैक्स देता है, पूरा 30% टैक्स भरता है, फिर अगर शेयर होल्डर के हाथ में पैसा जाता है उसको फिर आप 15% टैक्स कर देते हैं। तो वो बाहर वाला इन्वेस्टर तो ये देखता है कि किस मंडी में अट्रैक्शन ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर हमने 20-30 अरब डॉलर को टैक्स कट दें। अच्छा, अब ये और उसके अलावा मैं आपको बताऊं ना, एक्सपोर्टर्स को 300 अरब रुपए हमारे रिफंड रुके पड़े हैं एक्सपोर्टर्स के, वो दिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, और रेवेन्यू वैसे, लेकिन डिवैल्यू के बाद रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए था ना। और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी करप्शन थी और हमारे यहाँ सारा घपले थे, तो अब तो रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा। नहीं, उसमें मैं उसमें ये कह रहा हूँ, नहीं मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, रेवेन्यू नहीं बढ़ा। ओके, नाउ आपने बहुत सारे जो नुक्ते हैं वो उठा लिए हैं। नुमान वजीर खटक साहब, आपने बात सुनी है कैसर साहब की, आप इस पे क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, आपको टैक्स कट्स देने चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को, और आपको दूसरी तरफ से जो आपको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव माहौल है वो बनाना चाहिए। देखिए, मैं काफ़ी सारी बातें होगी, इन सारे पॉइंट्स का मैं आपको जवाब देते रहता हूँ। एक तो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जब भी IMF इंटरवेंशन आई है, 18 टाइम्स आया है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो पॉलिटिकल फोर्सेस ने उसको ऐसे एक नाम दिया है कि जी IMF की वजह से हम ये सख्तियाँ कर रहे हैं। वेयर एज इन माई व्यूज़ IMF की कंडीशंस मेजॉरिटी 90% मुल्क के मुफाद में थी, तो IMF को जाना इतना भी गलत बात नहीं है कि हम कहते हैं IMF को चले जाएंगे तो बहुत इम्पैक्ट होंगे। नहीं, मगर आप इसके ऊपर क्लियर क्यों नहीं है? ये तो बात पार्लियामेंट में भी बार बार पूछी जा रही है ना कि अगर आपने जाना है तो आप क्लियरली बताएं, ताकि जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है वो तो ख़त्म हो। देखें जी, पहले क्या होता था, पहले आप IMF को जाकर और फिर ब्लेम करते थे IMF को कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम तो वो खुद ही वो स्टेप्स उठा रहे हैं। हमने डॉलर को डिवैल्यू कर 140 पर ले, 123 पर मिला था। साग डार साहब ने जो सबसे तबाही तो उन्होंने की ना, जब 102-103 पर डॉलर को पकड़ा रखा, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं। सवाल ये है, और ऑपोजिशन ये बार बार कहती है कि आप गैर यकीनी सूरत हाल, बेयकीनी सूरत हाल इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया कि आप IMF के पास जाएंगे या ना जाएंगे। देखिए, IMF के पास जाएं जहाँ से आपको फाइनेंसेस चाहिए, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना ठीक करना है, वो आपको फ्रेंडली कंट्री से मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट बेस मिल रहा है, कोई फ्री ऑफ इंटरेस्ट बेस मिल रहा है, कोई सप्लायर्स क्रेडिट मिल रहा है, चाइना ने आपको सप्लायर्स क्रेडिट, हमें पता तो चल जाए कि क्या होना है, डॉलर में किस जगह रहना है। ठीक है, बाहर दी इन्वेस्टमेंट तो कह दिया है। कैसर साहब कह रहे हैं कि फिर आप ये बात कर दें पार्लियामेंट के अंदर कि जी हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं जाएंगे। उस गो मुगो के आलम से लोगों में कॉन्फिडेंस, बाहर से कोई पैसा ही नहीं आ रहा हमारे, उनको ये पता नहीं है। आज 139 पे लाएंगे, जब वापस ले जाएंगे तो 160 पे अगर जाएगा तो उनका तो डॉलर, उनका तो पैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक, देखिए ना, एक स्टेबल एनवायरनमेंट तो चाहिए होती है ना नुमान साहब जी।
देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जी IMF के पास जाकर डॉलर को आप जो एक्सचेंज रेट चल रहा है 140 का चल रहा है, 150 160 डेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइडेड। और अभी भी जब पहले क्या होता था स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता था, अभी भी जब 145 पर गया स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक इंटरवीन किया और मार्केट में डॉलर देकर कंट्रोल किया, ये एक मैकेनिज्म रहता है। लेकिन लेट इट फ्लोट। अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था जब 101 102 का था, हर आदमी मशीनरी इंपोर्ट कर रहा था, चीज़ें बाहर से धड़ धड़ इंपोर्ट हो रही थी, लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट हो रहे थे। अब हमने इसको जब 140 पर आए तो लग्जरी आइटम्स भी कंट्रोल हो गए और बहुत ऐसा इक्विपमेंट वगैरह जो है जो पाकिस्तान में बन सकता था, जो पाकिस्तान में लोगों को जॉब क्रिएट कर सकता था, अब वो लोग होना शुरू हो गए। जहाँ तक एक्सपोर्ट रिफंड का आपने बात की, जो पहले आपने बात की, देखें जी हमने एक कमिटमेंट किया कि जी इस फिस्कल ईयर के अंदर ये आपको 25% रिफंड देंगे, बाकी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देंगे आपको जो बैंक में आप देकर उसके अगेंस्ट क्रेडिट ले सकते हैं। इस और रिमिटेंस की जहाँ तक बात आई, आपके सामने नवंबर के अंदर आपका 2.004 बिलियन का डॉलर का रिमिटेंस आया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशंस। मैं आपको जनरली सारे बैठे, कोई कहता है ये गलत, कोई कहता क्या चीज़ गलत। मुझे कोई ये बताए कि लॉजिकली मैं समझाए कि कौन सा हम स्टेप ले रहे हैं जो गलत है या कौन सा नहीं ले रहे हैं जो हमें लेना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स गेट टू दैट पॉइंट। आपने ये जो सवाल किया खुर्रम साहब, आप इसका जवाब कैसे देंगे? और दूसरी तरफ ये भी इसके ऊपर भी कुछ बात करें कि ये जो इतने ज़्यादा कर्जे हम ले रहे हैं, इनकी अदायगी कैसे होगी? 1% से कम यहाँ पे लोग टैक्स देते हैं, सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, कैसे करेंगे हम ये? इनकी अदायगी ये लोग कैसे करेंगे मुनीज़े, मुझे नहीं पता, ये तो इनका काम है। अच्छा, मगर एक्चुअली मेरे माइंड में भी यही सवाल है जो आप कह रही हैं। आई डोंट नो ये कैसे करेंगे। और आई थिंक अगर हमारे पास पॉलिसी डायरेक्शन प्रॉपर हो तो फिर इस सवाल का जवाब तो खुद ब खुद आएगा ना हमारे सामने। लेकिन फिलहाल सच कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है, वेग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ। तो आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है कि एक बाकायदा किस्म की कोई डायरेक्शन तो आए पहले, ताकि इस किस्म के सवालों का जवाब भी दिया जा सके। आपकी ओपिनियन के अंदर क्या इनके पास और कोई रास्ता है सिवाय इसके कि ये IMF के पास जाएं? अब देखिए मुनीज़े, मैं आपकी तरह एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं ये फैसला तो आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट वगैरह कर सकता है। अलबत्ता मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैंने पाकिस्तान को 1 2 3 IMF प्रोग्राम्स के थ्रू देखा है एज ए जर्नलिस्ट। हर गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 2008 में जब PPP गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी इसी तरह अपनी स्टोरी शुरू की थी कि पहले डिनाई करते रहे, फिर सोचते रहे कि अच्छा शायद स्वैप अरेंजमेंट से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, चाइना शायद कुछ दे देगा। चाइना गए भी थे इनके लोग। और फिर एंड पे जब क्राइसिस टूट के सर के ऊपर आ गया नवंबर 2018 में, तो फिर इमरजेंसी में ये लोग गए हैं IMF के पास। आई होप कि ये वाली गवर्नमेंट वो वाली स्टोरी रिपीट नहीं करेगी। ये काफ़ी और गवर्नमेंट्स में भी हो चुका है। इजिप्ट में जब जनरल सीसी का दौर शुरू हुआ था तब भी एक क्राइसिस का माहौल था, और वो भी पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ की जो मोनार्कीज़ हैं उनसे जाके पैसे मांग के उन्होंने 1.5 साल खींच लिया था फैसला, लेकिन इवेंचुअली जाके करना पड़ा उनको। क्योंकि आप इन कर्ज़ों से, इस इमदाद से, अपने जो अंडरलाइंग डेफिसिट्स हैं, आपकी इकोनॉमी की जो अंडरलाइंग वीकनेसेस हैं, उनको नहीं पूरा कर सकते। उनके लिए आपको रिफॉर्म्स चाहिए, उनके लिए आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ री एंगेज करने की टर्म्स चाहिए, और वो सिर्फ IMF के थ्रू होती हैं हमारे दौर में, हमारी दुनिया में। तो जितना आप इस फैसले को डिले करेंगे उतना ही और मुश्किल होएगा आगे जाके। आबिद सुलेरी साहब, थोड़ा सा IMF से आगे जाता हूँ। देखिए, इस हुकूमत की स्ट्रेटजी जो लग रही थी वो लग रही है, ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल गई। जो इकॉनमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज थे कि आपका एनर्जी सर्कुलर डेट रहता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लॉस है, टैक्स जो है वो कम कलेक्ट हो रहा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो वो चीज़ें जो कि IMF में जाके करना पड़ती हैं, हुकूमत वॉलंटरीली उनको कर रही है। लॉन्ग टर्म जो मुझे इस हुकूमत का प्लान नज़र आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। और अगर आपको कहीं अगर हम पहले इन्वेस्टमेंट से पहले अगर ये सवाल के ऊपर हम आएँ, जिस तरह के खुर्रम हुसैन साहब ने कहा और उन्होंने एग्जांपल भी दिया जनरल सीसी का, ये ना हो कि जब तक आप IMF के पास जाएं तो सर के ऊपर से पानी गुजर चुका हो। देखिए, पानी इस फिस्कल ईयर का तो मैंने कहा ना, आपको मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इसका डिसीजन हो जाना चाहिए कि इस माली साल में जाना है या नहीं जाना, इसको अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये डिले हो भी रहा है तो
उसमें इस कोई इमरजेंसी एज सच बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस माली साल में नहीं आएगी। जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं उनके वो लिए जा रहे हैं। अब जो मुझे नज़र आ रहा है 2 साल के बाद जो पॉजिटिव रे ऑफ होप है वो ये है कि कुछ दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सीरियस हैं। अभी 2 दिन पहले सऊदी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर सिर्फ 3 घंटे के लिए ग्वादर आए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को साइट देखने के लिए, या यूएई ने जो इंडिकेशन दी है $5 बिलियन का रिफाइनरी यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, या आपका जैसे प्लांट्स आ रहे हैं, वॉक्सवैगन जो है वो अपना असेंबली प्लांट्स यहाँ पे लेके आ रहा है, या टर्की जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बेहतर बनाएगी। चाइना की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये हुआ है कि चाइना उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की उसने CPEC फ़ेज़ 2 में हामी भरी है जो कि वापस चाइना को इम्पोर्ट की जा सके, ताकि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भी इम्प्रूव हो सके। तो अगर पॉलिसी कंसिस्टेंसी चलती रहे, यानी ये जो डिसीजन हम नहीं ले रहे उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो डेफिनेटली हिट कर रही है मार्केट सेंटिमेंट्स को, बिजनेसेस को। लेकिन अगर उसको किसी तरीके से ख़त्म कर दे ये गवर्नमेंट तो वो एक ही तरीके से आप कह रहे हैं कि खत्म हो सकता है कि आप वाज़े तौर पे बता दें कि आपने IMF के पास जाना है, साल में जाना है कि नहीं जाना। ये बहुत बड़ी बात आबिद सुलेरी साहब ने कह दी। इसके ऊपर रिस्पांस देंगे हमारे बाकी दीगर जो साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इस पर भी पूछेंगे कि हुकूमत जो है वो एक्चुअली जो रेवेन्यू है वो जनरेट कैसे करेगी। सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, टैक्सेस हम देते नहीं, कैसे करेंगे ये सब कुछ? वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है माशी पॉलिसी के ऊपर, मगर पाकिस्तान में हम ये समझते हैं, बल्कि दुनिया भर में ये समझा जाता है कि तरक्की तभी होती है जब लोगों की भी तरक्की हो। तो लोन्स तो हम ले रहे हैं, चाइना भी आ रहा है, UAE भी आ रहा है, सऊदी अरब भी आ रहा है, मगर इसके अंदर पाकिस्तानी लोगों की कितनी तरक्की होगी? आबिद साहब देखिए, पाकिस्तानी लोगों की तरक्की जो है वो उस सूरत में होगी जब जॉब्स क्रिएट होंगी, और यही वजह है कि हमें शायद GDP नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए। 5%, 6%, 7%। एग्रीकल्चर में अगर ग्रो कर रही है, भले वो 3% पे करे, आपको पता है कि आपके रूरल एरियाज़ में जॉब्स पैदा होंगी। इंडस्ट्री जो है अगर मगर एग्रीकल्चर में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? एग्रीकल्चर में चाइना इन्वेस्ट करना चाह रहा है। आपको पता है कि CPEC फ़ेज़ 2 जो है चाह रहा है कि हम चाह रहे हैं वो नहीं चाह रहे। नहीं, CPEC फ़ेज़ 2 जो है वो है ही एग्रीकल्चर पे, उस पर एग्रीकल्चर पे मेजर फोकस है। और डेफिनेटली अगर उन चीज़ों पे वो इन्वेस्ट करें जो कि बाद में वो इंपोर्ट भी कर सकें, तो डेफिनेटली ये एक विन विन सिचुएशन होगी। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उससे इम्प्रूव होगा और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा होगा। अच्छा, इसके ऊपर किसानों की कैसर साहब काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, आपको तो मेरे से बेहतर पता होगा। वो ये समझते हैं कि चाइना यहाँ पे आके एक ऐसा चावल उगाएगा जिसको स्टिकी राइस कहते हैं, जो हम नहीं खाते, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाएगा, और शुगर केन की जो फसल है उसके ऊपर जो है वो बुरा असर होगा। देखिए, चाइना इतना जल्दी यहाँ एग्रीकल्चर में इतना आसान नहीं है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना। ज़ुबैरी साहब जो कह रहे हैं ना कि देखिए, ये अब कौन मना कर रहा है कि जॉब क्रिएट ना हो, लेकिन आप कहें कि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो जॉब कैसे होंगे, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे बेहतर हमारा तरीका, हमने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दुनिया की सबसे आखिर में है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। दुनिया में बहुत पैसा है इस वक्त, और हमारी मंडी में बहुत अट्रैक्टिवनेस है। हमने जो डॉलर जो पहुंचाया है, आपकी हुकूमत में इतना क्यों नहीं आया? वही तो मैं कह रहा, हमारी हुकूमत में तो आया, देखें ये नहीं आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन हमारे यहाँ तो GDP ग्रोथ रही, हाईएस्ट हो गई ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा फिगर्स मैं आपको बताऊं कि हमारे 5 साल में 36,000 अरब रुपए इनकम बढ़ी है। हमने 22,000 अरब रुपए सालाना इनकम थी, तो ये हर साल जो बढ़ती गई, 5 सालों में 36,000 अरब रुपए लोगों की जेब में गए, ग्रोथ हुई है। नहीं, मगर इन्होंने 5 महीने में ऐसा क्या कर दिया कि आपकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो दूर रस होनी चाहिए थी, पुख्ता होनी चाहिए थी, उन्होंने इनको रिवर्स कर दिया? सबसे पहले तो जो डॉलर किया है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ ना, पूरे रीजन में आप देखिए, इस वक्त इंडिया का हमसे आधा भी, हमारा आधा भी नहीं रह गया रुपये के डॉलर के मुकाबले में। हम 140 पे चले गए, इंडिया 70-72 है। तो आप बताइए कि सिर्फ डॉलर का इन्होंने सोच समझ के पॉलिसी नहीं की, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी कि उससे कोई अभी कोई ना इन्वेस्टमेंट का रही। इन रेटों पे मशीनरी आएगी
क्या नई इन्वेस्टमेंट होगी, क्या नई इंडस्ट्री लगेगी। दुनिया में एक्सपोर्ट लेफ्ट ग्रोथ हुई है। देखिए आज दुनिया का इंडिया हमारे बराबर में ही है। 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना इकोनॉमी। सर इंडिया बहुत कुछ बनाता है जो हम बनाते नहीं। कब से कैंपा कोला एम्बेसडर्स बना रहे हैं हम कहाँ? बनाने से तो रिजल्ट नहीं निकला। देखिए 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना था। हमारी ही पॉलिसीज उन्होंने ली और आज 2018 में 19 में हमसे 9 गुना हो गए। वो भी तो बहुत इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ इंडिया में है हमारे मुकाबले में। हमने उनसे भी रोका हुआ है। देखिए उनसे भी हमारी तिजारत। अच्छा ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। अब नुमान वजीर खटक साहब बार कैसर साहब तो यही कहते हैं कि जी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे अगर पैसा बनाना है तो मैन्युफैक्चर भी यहीं पे करना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर तरक्की नहीं की। और डॉलर की जो वो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रुपए को इतना ज्यादा गिराना नहीं चाहिए था, गलत फैसला था। देखिए जी मैं 3 बातें करूँ अगर आप मुझे तसल्ली से टाइम दे दें। जी बिल्कुल। एक तो जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही बिल्कुल बेशक आनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं जो 80% लोगों को रोज़गार देते हैं उसको ग्रो करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा एम्फेसिस है और होना क्या चाहिए, इन द पास्ट भी होना चाहिए था कि लोकल इन्वेस्टर को इनकरेज करें। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें जो हमें रोक रहा होता है वो FBR की पॉलिसीज़ हैं। सो FBR हैज़ टू बी टेकन हेड अलॉन्ग। और जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के लोग हैं दे शुड फील विद FBR, वो है नहीं, उसको हमने ठीक करना है और लोकल इन्वेस्टर लाना है और SMEs की तरफ जाना है। दूसरी जहाँ तक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को कैसे आप बढ़ाएंगे, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, उसको आप डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको पहले भी एक दफ़ा फिगर कुछ बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से कोई कहता है कि 60% 70% हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, मेरे ख्याल में आपकी 150% अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कैसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आएगी? अगर जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर वाले लोग हैं वो खुश हो FBR के साथ एंड दे आर सीइंग मेकिंग मनी, वो खुश नजर आए, पैसा बनाते हुए नजर आए, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक जी। मैं एक बात पूरी कर लूँ अपनी जी। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, साफ आ रही है। देखिए जी मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो मैंने आपको पहले बोला कि हम डेट बेस्ड ग्रोथ नहीं करना चाहेंगे, हम सेल्फ लोकल जनरेटेड ग्रोथ करना चाहेंगे, स्पेशली फॉर SME सेक्टर से चाहेंगे। नंबर 2 बात मैंने आपको जो पहले बताया कि सर्कुलर डेट जो हमारा जो चल रहा है या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज लॉस कर रहे हैं, ये कोई 2000 बिलियन का लॉस कर रहे हैं। ये हमारे इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए हमने जो स्टेप उठाने हैं वो उठाने हैं कि हमने जो 186 स्टील मिल हो गया, 186 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, इसको रोकना, सर्कुलर डेट को रोकना। सर्कुलर डेट एक गलत लफ्ज़ है, इट्स ऑल लॉस इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसको कंट्रोल करना और चोरी को खत्म करना, ये हमारे स्टेप्स हैं। ये नुमान साहब मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, अपना लास्ट पॉइंट जो है वो सामने रख दीजिए। अपना लास्ट पॉइंट जो है वो सामने रख दीजिए, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए तीसरा मैं आपको फाइनल चीज़ बताऊं कि आप जो शुगर केन की बात करते हैं ना, मैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चाइना आना चाहता है, बेशक आए एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, लेकिन शुगर इज़ नॉट आवर स्ट्रेंथ, शुगर केन इज़ नॉट आवर स्ट्रेंथ। ये जो वाटर लेवल को भी नीचे कर रहा है और इसकी यील्ड हमारी मुश्किल से 11-12% है। ब्राज़ील वगैरह के अंदर 20-21% है। ये शुगर माफिया हर पॉलिटिकल पार्टी में घुसा हुआ है। दिस हैज़ टू बी कर्टेल और इस